हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी। डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी चल रही होगी। डियर फ्रेंड्स, नहीं भी चल रही है तो प्लीज़ कंटिन्यू कर दीजिए। और प्रीवियस वीडियो के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया है, मैंने आपको पढ़ा दिया है कि पीएमसी वोल्ट मीटर के जैसे कैसे यूज़ होता है और उसकी रेंज को कैसे एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, एक्सटेंड करने का मतलब है रेंज को बढ़ाना। यानी कि आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर 10 वोल्ट का आपका पीएमसी का इंस्ट्रूमेंट है और एज ए वोल्ट मीटर यूज हो रहा है और उसको उसी में आपको मेजरमेंट करना है 20 वोल्ट का, तो आपको वहाँ पर रेंज को एक्सटेंड करना होगा, यानी कि रेंज को बढ़ाना होगा। और रेंज को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर के, यानी कि जो आपने पीएमसी वोल्ट मीटर यूज किया है उसके सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे डियर फ्रेंड्स तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाली है। ठीक है, चलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है कि रेंज एक्सटेंशन ऑफ एमीटर। ठीक है, आप एमीटर की रेंज को कैसे एक्सटेंड करते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं कि पीएमसी एज ए एमीटर, पीएमसी का एमीटर के जैसे कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आज हम लोग समझने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं। वो क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं कब, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारा जब पीएमसी एज ए वोल्ट मीटर तो कंप्लीट हो गया है और पीएमसी एज ए एमीटर कंप्लीट आज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोनों ही टॉपिक से रिलेटेड ओनली क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं, टाइम ख़राब ना करते हुए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे कि आप एमीटर जब यूज़ करते हैं, नॉर्मली एक एमीटर मैंने आपको कैसे बना के बताया था डियर फ्रेंड्स, है कि नॉर्मल एमीटर मैंने आपको बता दिया है प्रीवियस वीडियो में कि ये जो है एक नॉर्मल एमीटर है और इस नॉर्मल एमीटर में क्या होता है, एक शंट रेजिस्टेंस यूज होता है और ये क्या होता है, रेंज को एक्सटेंड करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो आपका ये क्या है, ये एक नॉर्मल एमीटर है। ये क्या है, ये लोड कनेक्ट कर दिया है RL। ओके, ये RL लोड आपका कनेक्ट है। उसके बाद देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आपको ये सप्लाई दे रहे हैं DC सप्लाई। ठीक है, DC सप्लाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपने मान लिया कुछ भी है BS यानी कि सोर्स वोल्टेज। उसके बाद ये क्या है RSH, ये क्या है शंट रेजिस्टेंस, इसे क्या बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। ये क्या है आपका एमीटर है, ये कोई स्केल है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर कोई स्केल है और इस स्केल पर वैल्यू ये शो आउट कर रहा है। ठीक है, ये 0 है और ये क्या है 0 से लेकर आपका मान लिया कि 1 मिली एम्पियर तक ये पहले मेजर कर रहा था, मिली एम्पियर तक। ठीक है, 1 मिली एम्पियर तक ये पहले वैल्यू को मेज़र कर सकता था। अब हमें इसी में क्या करना है डियर फ्रेंड्स, नई हमें वैल्यू मेज़र करना है इसी इंस्ट्रूमेंट से 10 मिली एम्पियर तक। ठीक है, तो आप 10 मिली एम्पियर तक मेज़र करने के लिए क्या करेंगे, मान लिया यहीं पर हमें स्केल दूसरी आपको समझाने के लिए दिखा देते हैं, 0 से लेकर 10 मिली एम्पियर। आपकी न्यू रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है 10 मिली एम्पियर है और आपकी प्री एडजस्ट वैल्यू क्या है 1 मिली एम्पियर है। ठीक है, ओके, यहाँ से देखिए ये जो है स्केल आपकी नई स्केल है जिस पर आपको वैल्यू शो हो रही है। ठीक है, वैल्यू शो क्या हो रही है डियर फ्रेंड्स, 0 से यहाँ पर कुछ था 0.25 मिली एम्पियर और यहाँ पर कुछ था 0.5 मिली एम्पियर। ओके, अब यहाँ पर कुछ है आपकी वैल्यू 0.75 मिली एम्पियर। ओके, 0.75 मिली एम्पियर और यहाँ पर है 0. कितनी हो जाएगी 0.5 मिली 75 के बाद अगर आप उसमें कितना 0.25 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है वो लिखी है। ठीक है, इस तरह से ये थोड़ा सा छोटा लिखना है ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 0.25
और यहाँ पर है 0.75, यहाँ पर है 0.5, यहाँ पर है 0.25, 0.75, 0.5 और 0.75, 0.75 के बाद 25 ऐड करेंगे तो आपका 1 मिली एम्पियर आ जाएगा। यानी कि एक स्केल यहाँ पर ज़्यादा बन गई है, यहाँ तक स्केल बननी है। ठीक है, इसमें भी ये स्केल यहीं तक बननी है। ओके, ये आपकी स्केल है। ठीक है, अब देखिए ये आपकी प्री एडजस्ट स्केल है और न्यू एडजस्ट स्केल क्या है आपकी 0। उसके बाद क्या हो जाएगा, 0 के बाद 2.5 मिली एम्पियर, 2.5 मिली एम्पियर। उसके बाद क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हो जाएगा 2.5 मिली एम्पियर के बाद हो जाएगा 5 मिली एम्पियर। ओके, और 5 मिली एम्पियर के बाद 7.5 मिली एम्पियर, 7.5 मिली एम्पियर के बाद ये क्या हो जाएगा 10 मिली एम्पियर। देखिए इसमें गैप कितना है डियर फ्रेंड्स, यहाँ से 0.25 से वैल्यू आपकी 2.5 हो गई। ओके, ये कैसे हुई है डियर फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से इस स्केल से और इस स्केल का कितना डिफरेंस है 10 है। आप देख सकते हैं कैसे है 10। जब आप इसमें क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये 10 का मल्टीप्लाई किया है तभी तो 2.5 हुआ है। यहाँ पर भी 10 का मल्टीप्लाई किया है तभी तो आपका 5 मिली एम्पियर हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए डियर फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट देखिए 0.75 में जब आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। और इसी तरह से आप 1 मिली एम्पियर में जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10 मिली एम्पियर आ जाएगा। तो ये जो 10 निकल के आया है डियर फ्रेंड्स, यही है आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ओके, मैंने कल आपसे डिस्कस किया था मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने आपको एक फॉर्मूला के बेस पे भी निकालना बताया था, बट आज हम लोग यहाँ पर थोड़ा शॉर्टली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता क्या है। तो कुछ नहीं होता है डियर फ्रेंड्स, यही होता है कि जो आपकी प्री एडजस्ट वैल्यू थी उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दिया ताकि आपको न्यू रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो यहाँ पर आपने 1 मिली एम्पियर में जब 10 का मल्टीप्लाई किया है तभी आपको 10 मिली एम्पियर वैल्यू आपको फाइंड होगी। ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो आपके ये RSH है एक्चुअल में ये किसका बना होता है, ये चीज़ भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो है वो मैग्नीन का बना होता है। ओके, मैग्नीन का बना होता है, मैग्नीन मटेरियल लिख सकते हैं या फिर मटेरियल, मैग्नीन मटेरियल भी लिख सकते हैं। मैग्नीन मटेरियल का ये जो शंट रेजिस्टेंस आपने यूज़ किया है वो बना होता है। और ये होता क्या है, ये बहुत ही लो वैल्यू का होता है, लो वैल्यू का। ओके, ये चीज़ मैं यहाँ पर क्यों लिखवा रही हूँ, ताकि आपको ये फिगर माइंड में छप जाए, और जब ये फिगर माइंड में छप जाएगा तो आपको थ्योरी ऑटोमेटिकली ही याद हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही लो वैल्यू का रेजिस्टेंस यूज करते हैं। अब डियर फ्रेंड्स समझना ये यहाँ पर लो वैल्यू का रेजिस्टेंस क्यों यूज़ किया है। तो देखिए जितनी कम वैल्यू आपकी रेजिस्टेंस की होगी, समझने वाली बात है डियर फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर कुछ करंट जा रही है, यहाँ पर कुछ करंट जा रही है, उसके बाद जो करंट यहाँ से जाएगी वही आउट होगी, यानी कि लोड के अक्रॉस जो करंट होगी वो आपकी क्या होगी, वो आपकी IS मान लेते हैं। ओके, IS मान लें या टोटल करंट I मान लें, कुछ भी मान लें। ओके, इसमें जो करंट होगी इंस्ट्रूमेंट्स में वो क्या होगी, PMC इंस्ट्रूमेंट्स में करंट होगी वो आपकी IM होगी। ओके, उसके बाद इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो RM होगा, और इसमें जो करंट होगी, इसमें फ्लो होने वाली करंट
टोटल करंट I फ्लो हुई और आउट में भी I ही फाइंड हुई। उसके बाद यहाँ पर कितनी करंट होगी ये चीज़ समझिए, यहाँ से I आएगी और इधर कितनी निकल गई डियर फ्रेंड्स, IM। इंस्ट्रूमेंट्स में कितनी करंट दिखा रहा है, IM। अब I माइनस IM करंट माइनस IM है। अब देखिए हमें क्या करंट मेजर करना है, हमें लोड के अक्रॉस टोटल हमें लोड में कितनी करंट है उस चीज़ को मेजर करना है। इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा हमें क्या करना है, लोड के अक्रॉस यानी कि टोटल लोड में आपकी कितनी करंट फ्लो हो रही है उस चीज़ को मेज़र करना है। तो उस चीज़ को मेज़र करने के लिए आप क्या करेंगे देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि आपको I फाइंड करना है। टोटल करंट जो है इंस्ट्रूमेंट्स में वो I फ्लो हो रही है। टोटल करंट्स कितनी मिल रही है लोड के अक्रॉस, I। इस I को ही फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखिए मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पर लिख रखा है आपका टाइम बचाने के लिए डियर फ्रेंड्स। देखिए क्या है, फॉर रेंज एक्सटेंशन ऑफ एमीटर ए लो वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। ओके, क्या है, फॉर रेंज एक्सटेंशन ऑफ एमीटर। एमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, ए लो वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, एक बहुत ही लो वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस यूज करते हैं और रिक्वायर्ड एक लो वैल्यू के शंट रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है विच इज मेड अप ऑफ मैग्नीन मटेरियल, जो किसका बना है, मैग्नीन मटेरियल का बना होता है। ठीक है, मैग्नीन मटेरियल का मतलब है जिसमें कॉपर, मैग्नीशियम और निकल मिक्स हो, ऐसा एक एलॉय मटेरियल। ठीक है, उसमें कॉपर कितना परसेंट होगा, 84% होगा, मैग्नीशियम कितना होगा, 12% होगा और प्लस निकल कितना होगा, 4% होगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इट्स रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा इज ऑलमोस्ट 0। ठीक है, दिया है लाइन में मैंने क्या लिखा है आपके लिए, देखिए कि इसका जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है अल्फा वो ऑलमोस्ट 0 होता है। ठीक है, इसीलिए आप क्या करते हैं, मैग्नीन मटेरियल का यूज करते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए भाई मैग्नीन मटेरियल इज यूज्ड, ये आपको एक पॉइंट है क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा गया है डियर फ्रेंड्स कि जो एमीटर होता है उसमें जो शंट रेजिस्टेंस होता है वो मैग्नीन मटेरियल का क्यों बना होता है। तो क्यों बना होता है देख लेते हैं। एमीटर हैव 2 जंक्शन। ओके, एमीटर के पास कितने हैं, 2 जंक्शन है। 2 जंक्शन कौन से हैं, एक तो ये जंक्शन है और एक ये जंक्शन है। ओके, अब देखिए 1 थर्मल कपल ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। एक जो जंक्शन है, एक इन जंक्शनों की वजह से एक क्या होता है, एक थर्मोकपल ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, इनके बीच एक थर्मोकपल इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से क्या होगा, हुज नेचर इज यूनिडायरेक्शनल। इसका नेचर क्या होगा, ईएमएफ का यूनिडायरेक्शनल होगा, नॉट वाई डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक दिशीय। ठीक है, और उस एक दिशीय होने की वजह से क्या होगा, एक दिशीय होने की वजह, जब ईएमएफ एक दिशीय होगा यानी कि यूनिडायरेक्शनल होगा तो जो इसके अक्रॉस हम करंट को मेजर कर रहे हैं उसका टोटल पोटेंशियल हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि वो ये यूनिडायरेक्शनल हो गया और हमें चाहिए बाई डायरेक्शनल। इसलिए हम इसको मिनिमाइज करने के लिए, इस इफेक्ट को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, टू मिनिमाइज दिस इफेक्ट मैग्नीन मटेरियल इज यूज्ड। इस इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम मैग्नीन मटेरियल का यूज करते हैं। ठीक है, हमें फार्मूला ड्राइव करना है किसका, हमें फार्मूला ड्राइव करना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। उसके बाद हमें शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे y यूजिंग CDR। CDR का मतलब है करंट डिवीजन रूल। ओके, क्या है, करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल डियर फ्रेंड्स, आपको अगर नहीं पता है तो मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल की मेरी कुछ वीडियोस पढ़ी हैं, उसमें मैंने करंट डिवीजन रूल पढ़ा दिया है। आप प्रीवियस वीडियो मेरी ये करंट डिवीजन रूल की प्लेलिस्ट में जाकर, बेसिक इलेक्ट्रिकल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप CDR लगाएंगे। इसमें कैसे लगाएंगे, देखिए जब आप करंट डिवीजन रूल लगाते हैं तो आपको उससे करंट फाइंड करनी रहती है।
अब देखिए करंट डिवीज़न रूल लगाना है हमें, यानी कि हमें क्या करना है डियर फ्रेंड्स, इस पीएमसी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू कितनी करंट है वो हमें करंट डिवीज़न रूल से फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें आईएम फाइंड आउट करनी है। अब आप आईएम निकालेंगे तो कैसे लगाएंगे, देखिए जिसके थ्रू आप करंट मेज़र करते हैं, यानी कि जिसके थ्रू आपको करंट फाइंड करनी है, उस करंट को तो आप लिख ही लेते हैं। उसके बाद आप क्या लिखते हैं, टोटल करंट, सर्किट में टोटल करंट कितनी है वो है आपकी आई इनटू इसका अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है, आर एम का अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है, आर एस एच, ओके, आर एस एच इन डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या है, इस सिर्फ इतने सर्किट की बात हो रही है डियर फ्रेंड्स, इसी में मैंने CDR लगाया है, ओके। देखिए CDR सिर्फ इसी सर्किट में लगाया है। अब देखिए क्या हुआ है, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, RM प्लस RSH, ओके। आपको टोटल रेजिस्टेंस आपने लिख लिया, ये आपका एक नॉर्मली एक रिएक्शन बनके तैयार हो गई, ठीक है। अब देखिए आपको निकालना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और आपको पहले से ही पता है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, न्यू रिक्वायर्ड रेंज अपॉन प्री एडजस्ट रेंज। तो न्यू रिक्वायर्ड रेंज आपकी क्या है, आई है, ओके। न्यू रिक्वायर्ड रेंज आई क्यों है डियर फ्रेंड्स, मैंने कल डिस्कस किया था, आई क्यों है, क्योंकि ये लोड के अक्रॉस करंट जो है वो आई है, और आपको मेजर क्या करना है, लोड में कितनी करंट फ्लो हो रही है उसको मेजर करना है। तो इसीलिए आपकी ये क्या है, न्यू रिक्वायर्ड रेंज है करंट की, ओके। तो आप लिखेंगे न्यू रिक्वायर्ड को ऊपर लिखते हैं हम लोग, आई अपॉन आई एम इक्वल टू आई अपॉन आई एम, अब क्या हो जाएगा, आर एम प्लस आर एस एच डिवाइडेड बाई आर एस एच, ओके। अब देखिए आर एस एच को दोनों को ही डिवाइडेड में लिख लेते हैं, तो कैसे लिखेंगे आप, देखिए यहाँ पर आर एम डिवाइडेड बाई आर एस एच प्लस आर एस एच डिवाइडेड बाई आर एस एच, आर एच एच से आर एस एच कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, आर एम डिवाइडेड बाई आर एस एच प्लस 1, ओके। और यहाँ पर क्या चल रहा है आपका, आई अपॉन आई एम, आई अपॉन आई एम, ठीक है। अब यही क्या है, आई अपॉन आई एम ही क्या है आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है डियर फ्रेंड, जिसे एम से डिनोट करते हैं, कल मैंने डिस्कस किया था। और ये ही आपका क्या निकल के आया है, आई अपॉन आई एम के फॉर्म में निकल के आया है, फिर आर एम अपॉन आर एस एच प्लस 1 के फॉर्म में भी निकल कर आया है। अब देखिए यहीं से आपको आर एस एच फाइंड आउट करना है, यहाँ पर समझ लेते हैं डियर फ्रेंड्स। आर एस एच फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए एम तो यहाँ पर है ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर, माइनस ये कहाँ आ जाएगा ये फ्रेंड्स, ये कहाँ पर आ जाएगा आपका, माइनस में आ जाएगा, ओके। ये माइनस में आ गया। अब आर एस एच एम माइनस 1, एक स्टेप और समझा देते हैं, पर आर एम अपॉन आर एस एच बराबर 1 का यहाँ पर पक्षांतर कर दिया। अब आर एस एच निकालना है डियर फ्रेंड्स हमें, तो आर एस एच निकालने के लिए आर एस एच इधर जाएगा और आर एम के बटे में एम माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। आर एम के बटे में एम माइनस 1 आ जाएगा। ये स्टेप अब समझ में क्लियर आ गया, ओके। अब देखिए एम माइनस 1 यहाँ पर आ गया आर एम के बटे में, तो ये क्या है, देखिए आर एस एच क्या है आपका, एक बहुत ही लो वैल्यू का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर समझिए, एक पॉइंट समझने वाला क्या है कि आर एस एच का मान आपने बहुत ही लो लिया है। एरो जो मैं अगर आपको डाउनवर्ड में दिखाती हूँ तो उसका मतलब आप समझ जाइए कि लो वैल्यू है, ठीक है। ये आपने आर एस एच की वैल्यू लो ली है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, इसका मान ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर -1 का मान ज़्यादा होना चाहिए, तभी आर एस एच का मान जो है वो कम होगा, ओके। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू आपको, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू क्या हो, कम से कम हो, और जिसमें से 1 घटाएं तो जिससे 1 घटाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू फाइंड हो, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, और
उसमें से 1 घटाने पर वैल्यू आपको मैक्सिमम मिलेगी, तभी आप RM को डिवाइड करेंगे तो आपको RSH की वैल्यू बहुत ही लो फाइंड होगी। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी है डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ये आपका एक फार्मूला हुआ, बॉक्स में बंद करिए इसे। और एक फार्मूला आपका M इज इक्वल टू RM अपॉन RSH प्लस 1, ये हुआ, ठीक है। और एक फार्मूला आपका ये हुआ M इज इक्वल टू I अपॉन IM के फॉर्म में। आपको जो वैल्यू देता है उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर को फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी आप इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये पूछता क्या है आपसे, या तो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा या फिर आपको शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। ये दो ही वैल्यू आपसे मोस्टली पूछता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। यही फार्मूले हैं डियर फ्रेंड्स, कुछ नहीं, बस यही फार्मूले आपको रटना है और कुछ नहीं रटना है, ठीक है। अब देखिए IM की वैल्यू, अगर आप IM की वैल्यू क्या करेंगे, IM की वैल्यू, इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू बहुत कम है, करंट बहुत कम फ्लो हो रही है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर ज़्यादा होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर ज़्यादा होगा तो ये टोटल वैल्यू जो है वो ज़्यादा मिलेगी, और टोटल वैल्यू ज़्यादा आपको मिलेगी तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम मिलेगी, ठीक है। तो ये शंट रेजिस्टेंस आपका बहुत ही कम होता है, ठीक है। ये फ्रेंड्स बस कुछ नहीं, यहीं तक आपको समझाना था, बस यही फार्मूले समझाने थे और यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आई होप आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओनली क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और यही 2 टॉपिक के क्वेश्चन होंगे, एमीटर एज ए वोल्ट मीटर, एमीटर एज ए एमीटर, ठीक है। तो आप इन 2 टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करके आइए ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। जैसे ही मैं क्वेश्चन यहाँ पर बोलूँ वैसे ही आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स आज के लिए यहीं तक रखते हैं। और डियर फ्रेंड्स कुछ मैंने आपके लिए कुछ लाइंस तैयार की हैं। मैंने लाइंस क्या तैयार की हैं डियर फ्रेंड्स, अगर आपका संघर्ष बहुत ही अच्छा है, यानी कि आपका संघर्ष बहुत ही कठिन है, तो आपकी मंजिल उतनी ही आसान होगी, ठीक है। तो आपको अपने संघर्ष को ज़्यादा से ज़्यादा कठिन बना के, यानी कि आप अपने मंजिल को पाने के लिए बस लगे रहिए डियर फ्रेंड्स, हार नहीं मानना है, ठीक है, हार नहीं मानना है। कोई भी पढ़ाई की एज नहीं होती और कोई भी पढ़ाई का समय नहीं होता। जब भी आपको समय मिले और जब भी आपको मौका मिले, जहाँ भी मिले, कोई स्थान भी नहीं होता पढ़ाई का, जहाँ भी मिले वहाँ आप पढ़ लीजिए और जहाँ से भी पढ़ सकते हैं, जहाँ से भी ज्ञान को आप गेन कर सकते हैं, वहाँ से आप नॉलेज को गेन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि डियर फ्रेंड्स आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ओनली आपके पास 3 मंथ्स, कुछ 15 दिन और मान लीजिए, या फिर आप कहें तो 4 महीने, मैं मान के चलती हूँ बस 4 महीने ही आपके पास बचे हैं पेपर होने के लिए UPPCL JEE का, ठीक है। क्योंकि बहुत जल्द ही वैकेंसी आएगी और आफ्टर 1 मंथ ही वो लोग एग्ज़ाम करा देंगे, और एग्ज़ाम कराने का मतलब है कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होना चाहिए ताकि आप तुरंत ही एग्ज़ाम में फ़ाइट करने के लिए रेडी रहे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए और आपके लिए ऐसे ही पढ़ाई के बहुत अच्छे अच्छे टिप्स देती रहूँगी डेली ही। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कीजिए डियर फ्रेंड्स, मैं उस सब्जेक्ट को समझाने की कोशिश करूँगी। कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर मैं डिस्कस कर दूँगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और 1 बाय 1 करके हम सारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और यूँ ही आपके साथ बने रहेंगे डियर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।